बैक से लाइट नहीं आनी थी। नमस्कार सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्रवण भैया, डॉक्टर राजेश जो दाई दरियागंज के प्रिंसिपल हैं, मंजीत भाई जो हैप्पीनेस मेंटर हैं, सुमेर भाई जो हमारी हैप्पीनेस टीम के एक प्रभावशाली मेंबर हैं, और सुप्रिया जी जो हैप्पीनेस टीम की मेंबर हैं। उसके अलावा भी उनका एक व्यक्तित्व का और पहलू है जिसपे वो काम कर रही हैं, उसको भी समझेंगे। तो श्रवण भैया से बात करती हूँ, जिनके हमारे हैप्पीनेस टीम का जो आधार स्तंभ है। तो भैया पहले तो ये बताइए कि हम सब, मैं कामना कर रहे हैं कि आप सब लोग कैसे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे जो साथी दर्शक जुड़े हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आप सब घर में, परिवार में सब लोग ठीक हैं। जी बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित। जी बढ़िया भैया। तो सभी सुख की कामना के साथ पारिश्रमिक के रूप में, प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। जैसे मैंने खेत में आलू का रोपण किया, आलू लगाया, और एक निश्चित समय के बाद उसमें से आलू मिलता है। सुप्रिया जी करती है खेती है, ये उसको काफी फील कर पा रहे होंगे। तो वो मेरा स्वधन है, प्रतिफल के रूप में मिला है। ऐसे ही और आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी आप परिश्रम करते हैं उसके बाद जो प्राप्त होता है वो स्वधन है, वो आपको तृप्ति देता है, हमको तृप्ति देता है। दूसरा आता है पारितोष। पारितोष यानी कि जो है पुरस्कार, उपहार जो होता है, उपहार। तो परितोष और पुरस्कार दो चीजें हैं कि उपहार और पुरस्कार। उपहार क्या चीज होता है कि मैं किसी फंक्शन में गया, वहां पर किसी बुआ के यहाँ, मौसा के यहाँ, मामा के यहाँ, वहां शादी विवाह कुछ कार्यक्रम था, जन्मदिन था, गए और वहां से हमको कुछ गिफ्ट मिल गया। चलते समय हमारे मामी ने, मामा ने, बुआ ने, फूफा ने कुछ पैसा दे दिया। वो मेरा स्वधन है, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं था। वो मेरे आने से, मेरे वहां पहुंचने से या किसी उत्सव से खुश थे, और खुश होकर के उन्होंने कुछ वस्तु हमको दिया। ये भी स्वधन है, इसको पारितोष बोलते हैं या उपहार बोलते हैं। तीसरा होता है पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब होता है मैंने कोई एफर्ट लगाया है, मैंने कोई प्रयास किया है, और उसमें कोई जन सामान्य के लिए कोई उपलब्धि हुई है, जनहित का कोई बड़ा उपकार हुआ है, और उससे खुश होकर के कोई मुझे कुछ सुविधा, कुछ साधन, कुछ धन देता है, वो है पुरस्कार। ये तीन प्रकार का जो धन है ये मेरा स्वधन है, और ये मुझे तृप्ति देता है। इस तरह से देखा जाए तो छोटे बच्चों के पास भी स्वधन होता है। जो उनके मामा जी, बुआ जी, फूफा जी, अन्य लोग जो माता पिता जो देते हैं पैसा खुश होकर के, वो उनका स्वधन है, उनके पास भी स्वधन होता है। तो इन तीन प्रकार के चीजों को स्वधन कहा गया है। तो जो सुमन दीदी ने कहा कि उत्पादन कैसे किया जाए, कमाया कैसे जाए, तो ये स्वधन ही कमाना हुआ है। और इससे अलग हम जरा भी हटते हैं, हट के देखिए, आप भी अतृप्त होंगे और जिसके साथ आपने किया वो भी अतृप्त होगा। अव्यवस्था होगी, उसी को हम भ्रष्टाचार बोलते हैं, उसी को गलत चीजें बोलते हैं जो समाज में चल रहा है। तो इतना मुझे ध्यान में आ रहा है भैया। श्रवण भाई, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें और कहीं खोल करके इसको देखने की आवश्यकता है कि जब भी स्वधन नहीं होता है, मान लीजिए किसी ने किसी भी रूप से धन अर्जित कर लिया, आप समझ पाते हैं कि जो कि पूरी तरह श्रम से नहीं युक्त है, तो श्रम के बिना पाया हुआ जो धन है, क्या उसे हम स्वधन कह पाएंगे? हाँ, वो अगर हमें तृप्ति दे रहा है और दूसरा जिसके द्वारा हमने उसको कमाया है वो भी खुश है तो कहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि ये पर पीड़ात्मक जो परधन है, परधन का मतलब जो हमने गलत तरीके से पैसा कमाया है या गलत तरीके से प्रकृति में उत्पादन किया है, इसका फल परिणाम गलत आने वाला है। ये अभी अभी हमें खुशी लगती है, हो सकता है कि अभी हम धरती के साथ कोई, पर्यावरण के साथ कोई नुकसान करके कुछ उत्पादन कर लिए या गलत ढंग से किसी से पैसा लिए, तो हो सकता है अभी हमको खुशी दे दे। लेकिन लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ये मुझे भी दुखी करने वाला है, संपूर्ण मानव जाति को, प्रकृति को, व्यवस्था को एक अव्यवस्था की तरफ ले जाने वाला है, जो कि मूलतः हम चाहते नहीं है। हम तो व्यवस्था चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं, हम पीड़ा नहीं चाहते, हम तो तृप्ति चाहते हैं। तो स्वधन से हटने पर एक तात्कालिक तृप्ति, तात्कालिक एक खुशी सी लगती तो है, लेकिन आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो अपने को भी वो दुखी देने वाला है। इसलिए हम समीक्षा कर सकते हैं स्वधन है कि नहीं है, हर आदमी खुद समीक्षा कर सकता है। श्रवण भाई, मुझे एक चीज और, मतलब आप देखेंगे तो 90% लोग लाभ वृत्ति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लाभ वृत्ति, प्रिय हित लाभ में अगर हम देखें तो लाभ वृत्ति,
लाभ वृत्ति का मतलब यह है कि एक दुकानदार है और वो दुकानदार का ये भरसक प्रयास है कि अधिक से अधिक लाभ मैं अर्जित कर लूं। एक कोई व्यवसायी है तो वो एक 5 रुपए की वस्तु को प्रोडक्शन पर, अगर किसी भी व्यापार में अगर आप देखेंगे 5 रुपए लगते हैं, उस लाभ वृत्ति के कारण कि अधिक से अधिक मुद्रा उसके पास आए, देखिए। और उनको, क्योंकि आजकल पैसे से ही अधिक सुख मानने की एक वृत्ति चल रही है, एक ऐसा एक क्यों कहिए कि पूरी की पूरी हर व्यक्ति को यही लगता है कि जहां ज्यादा पैसा अधिक सुख। आप इसको कैसे देख पाएंगे? ये लाभ वृत्ति से ही क्या सुख मिल पा रहा है, इसको तो कैसे मैं बदल इस पाए? पे मैं इस पे बोलता हूँ, फिर और लोगों से कहूंगा सुमेर भाई से भी इनपुट देने के लिए। एक्चुअली जो लाभ दृष्टि है, लाभ दृष्टि जो है ये शोषण के बिना हो नहीं सकती। आपसे हमें लाभ कमाना है तो शोषण एक अनिवार्यता है। प्रकृति से हमको लाभ कमाना है तो प्रकृति का शोषण अनिवार्य कार्यक्रम है। शोषण कहाँ ले जाता है? शोषण विरोध की तरफ दे। मानव से अगर आपने लाभ कमाया है तो एक समय के बाद, एक पीढ़ी के बाद वो विरोध की तरफ लेके जाता है। प्रकृति से आपने लाभ कमाया है तो प्रकृति भी अपने तरह का विरोध करती है, प्रदूषण के रूप में, अव्यवस्था के रूप में। और ये जो विरोध है वो फिर संघर्ष की तरफ ले जाता है, और मानव को देखेंगे तो ये संघर्ष से फिर युद्ध की तरफ ले जाता है, अशांति की तरफ ले जाता है, जो कि दुनिया में हो रहा है। सारे युद्ध, सारी अशांति, ये जो विरोध संघर्ष के कारण हो रही है, इसका जो मूल है वो लाभ वृत्ति से है। प्रकृति के सारे संसाधनों पे कुछ देश, कुछ लोग कब्जा कर लेना चाहते हैं। मानव को जो कुछ भी सबको उपलब्ध होना चाहिए, उस पे कुछ लोग ही अपना अधिकार जमा करके और फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं। इसी को लाभ वृत्ति बोला जाता है। ये अव्यवस्था की तरफ ले जाएगा, इससे कोई व्यवस्था स्थापित नहीं होगी। आज हमको लग रहा है कि अच्छा है, लेकिन आने वाली 1, 2, 3 पीढ़ी के बाद हमारी पीढ़ी को ही, हमारे घर में परिवार के ही अगली पीढ़ी को उसका दुख झेलना है। अगर हवा खराब हो गया, मिट्टी खराब हो गया, पानी खराब हो गया, संबंध खराब हो गए, तो आगे आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको ही गालियां बकने वाली है। कैसे लोग थे हमारे पूर्वज? पानी भी खराब कर गए, हवा भी खराब कर गए, मिट्टी भी खराब कर गए, दुनिया को बारूद से ढक गए, परमाणु बम बना के रख दिया, इतना युद्ध कर दिया, संबंध पूर्वक जी नहीं पाए। ये सारा का सारा हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जिनको आज लग रहा है कि लाभ से हमको बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी ही आगे आने वाली पीढ़ियों को बड़ा कष्ट होगा। भैया क्योंकि मानव की पीढ़ियां होती है, परिवार की पीढ़ियां नहीं होती। बिल्कुल आपने जो बात की, बिल्कुल उसी से जुड़ती हुई बात कह रहा हूं कि आपने कहा हवा खराब कर दी, पानी खराब कर दिया, इवन और तो और क्या बताएं कि नेचर में बिल्कुल सही सब्जियां, सही फल हमको प्राप्त हो रहे थे, और अच्छे भले फलों में भी इंजेक्शन लगा लगा कर, यूरिया डालकर, केमिकल्स डाल करके ऐसे फल सब्जियां हमको मिल रहे हैं कि जीना मुश्किल हो गया है। सुप्रिया जी, इस विषय पर बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हो। क्या लगता है कि क्यों इस दिशा में आप लोग कूदे? क्या मन में चल रहा था? जी राजेश सर, मैं जैसे पिछले 1.5 साल हो गया इस काम को करते हुए, तो मैं ये देखती हूँ जो ये एक नई इंजेक्शन और ये सारी केमिकल्स लगा लगा के जो चीजें मार्केट में आ रही है ना कहीं हम लोग खुद ही उसके जिम्मेवार हैं। जैसे अभी इन दिनों पे हम बिल्कुल नेचुरल चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, लेकिन जो चीज नेचुरल होती है ना, वो हमेशा ऊपर से दिखने में खूबसूरत नहीं होती, वो एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग साइज और शेप की भी रहेंगी, और कीड़ा भी उनमें लगेगा। तो कस्टमर की तरफ से इतनी प्रॉब्लम्स, मतलब इतनी क्वेरीज आती है ना कि ये जो है बैंगन में इसमें कीड़ा था, भिंडी में कीड़ा निकला, और भी बहुत सारे इशू हैं इस तरीके के। तो ये नीड बेस्ड हुआ है जो भी हुआ है, सामने से मार्केट से फार्मर पे प्रेशर आया है इस तरीके का, तो फार्मर्स को साइंटिस्ट ने कुछ और ऑल्टरनेट दिए कि आप इस तरीके से कर लो, तो उसे करना पड़ा। अब जैसे हम दोबारा से पुरानी चीज पे वापस जा रहे हैं, तो फिर मुझे इतनी सारी क्वेरीज आती है, और आज की डेट में लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, पैसा है उनके पास खर्च करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी है। मतलब उनका ये कहना है कि हम पैसा आप जितना मांगोगे ना हम दे देंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है, आप 80 रुपए किलो बैंगन दो, 100 रुपए किलो दो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कीड़ा नहीं होना चाहिए और जैविक भी होना चाहिए। तो मतलब हमें समझना पड़ेगा इस चीज को कि ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बिल्कुल, और आप दोबारा से ऑर्गेनिक चीजों पर, नेचुरल चीजों पर फिर से वही प्रेशर डालोगे मार्केट में, तो आपको झूठ बोल करके चीजें दी जाएंगी। ठीक है, फिर अब चमकती भी मिलेंगी, कह देंगे जैविक है, लेकिन वो नहीं होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। नेचर में कोई चीज है, वो कैसे मतलब अपनी चीज को, अपनी जो उसका नेचुरल जो एक बिहेवियर है उसको कैसे छोड़ देगी ना। कुछ सीजन में आप कर सकते हो चीजों को कंट्रोल, बट किसी पर्टिकुलर सीजन में वो किसान के हाथ में है नहीं वो चीजें। तो ठीक है, अगर किसी चीज में कीड़ा है भी तो आप उसको हटा करके यूज कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो कस्टमर को अवेयर होना पड़ेगा, कस्टमर हम ही लोगों में से हैं।
तो समाज में ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि क्या किस चीज को आप केमिकल को तो धो भी नहीं सकते हो जो अंदर जा चुका है फलों के सब्जियों के, लेकिन अगर कहीं किसी पोर्शन में कीड़ा लगा हुआ है वो आप हटा के यूज कर सकते हो। तो वो समझ ही नहीं है लोगों में, और कुछ लोग बेवकूफ भी बनाते हैं कि जी देखो ये दिखने में भी बढ़िया है लेकिन ये जैविक भी है। तो वो तो हमें अगर, और लोग ना मेहनत नहीं करना चाहते, अपने अपने बच्चों के लिए भी नहीं करना चाहते, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं मेहनत, लेकिन अगर उन्हें मान लो उन्हें ट्रस्ट नहीं आ रहा। सुप्रिया आप म्यूट हो गई हो। तो वो ट्रस्ट फैक्टर का भी इशू रहता है इसमें, लेकिन वो एफर्ट नहीं करना चाहते। अरे भाई ट्रस्ट फैक्टर का इशू है तो आप विजिट करो ना फार्म्स पे, आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपको चीजें फ्रेश चाहिए तो आप फार्म से आकर के लो, कितनी दूर है आपके घर से? 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर है। वो चाहते हैं कि बस भाई हम तो पैसा दे देंगे और उनके डोर स्टेप पर चीजें आ जाएं, बहुत बढ़िया आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी जिम्मेवारी भी समझनी पड़ेगी, सारी जिम्मेवारी किसान पर नहीं थोप सकते आप। तो ये चीजें पहले भी रही होंगी, इसीलिए जो आज का स्वरूप है ना समाज में वो इसीलिए आया है, क्योंकि लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। बस उन्होंने तो जैसे तैसे करके सही तरीके से गलत तरीके से पैसा कमाया, और हर चीज पैसे के बदले में लेना चाहते हैं। अपना जो श्रम है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं करना चाहते। तो हर चीज आप पैसे से नहीं खरीद सकते। जब तक वो समझ नहीं आएगी तब तक समाज में सुधार नहीं आ सकता। जी श्रवण भैया कुछ जोड़ना चाह समस्या ही रहे यही हैं? है सुप्रिया जी। हाँ सुप्रिया जी, समस्या ही यही है कि लोगों ने प्रकृति को बर्बाद करके पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। यही चीज है, आदमी के पास इस समय पैसा ही है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है, तो उसी का प्रेशर बनाएगा। तो देखिए ये क्या हुआ कि आप जो है इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वहां भी पैसे का ही प्रेशर है। तो आदमी को जो ये पैसे का अंधापन है, ये पैसे का अंधापन जब तक नहीं जाएगा तब तक हम ऑर्गेनिक दें, कुछ भी दें, ऑर्गेनिक खिलाएं। हम तो यहाँ तक आगे भी सवाल पूछते हैं लोगों से, सुप्रिया जी आप भी पूछिएगा कि भैया आप ऑर्गेनिक क्यों खाना चाहते हैं, तो वो बताएंगे इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो हम आगे का प्रश्न पूछते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रख के आप करना क्या चाहेंगे, आप स्वस्थ रह के करना क्या, आगे का कार्यक्रम क्या है? स्वस्थ रहना ही कोई कार्यक्रम है या स्वस्थ रह के कुछ करना है? तो उसका उत्तर नहीं मिलता, जबकि उसका उत्तर ये होना चाहिए, स्वस्थ रहेंगे तो हम समझने का काम करेंगे कि ये धरती क्यों बर्बाद हुई, ये संबंध क्यों खराब हुए, क्यों हम तृप्ति पूर्वक जी नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमको स्वस्थ रहना है, इसके लिए हम ऑर्गेनिक, तब तो दृष्टि रहेगी, तब पैसे का दबाव नहीं आएगा। जी भैया। श्रवण भाई मैं एक पंक्ति में ऐड करूंगा, श्रवण भाई एक पंक्ति में ऐड करूंगा कि हमको लगता है कि पैसा कमाएंगे और फिर सुख ही सुख मिलेगा उससे। मुझे लगता है कि कमाना भी अपने आप में एक सुख की जर्नी है। हम इस प्रकार से कमाएं कि उस कमाने के रास्ते में भी आनंद आ जाए। बिल्कुल। इसमें मैं एक बात जोड़ूंगी कि जैसे अभी मैं भी जैसे ये काम कर रही हूँ ना, तो बाहर वाले तो यकीन मेरे ऊपर बाद में करेंगे, घर वालों को ये यकीन नहीं होता कि मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। मतलब उनका ये कहना है कि तुम्हें जरूरत क्या है, अच्छी खासी नौकरी है। अब मैं उन्हें ये बोलती हूँ कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ ना, तो कुछ देर सुनते हैं, फिर आते जाते ही कह देते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है, बिना पैसे के लिए कौन करता है, सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं। दूसरा, अब कुछ घर के मेंबर्स में ये थोड़ी संतुष्टि या ये लगा, आप म्यूट हो गई हो। म्यूट हो गया। भी क्या है, अब वो ये देख रहे हैं कि चलो काफी अच्छा टर्नओवर है, काफी ये लोग बेच रहे हैं, कल को इसमें मुनाफा भी होगा, तो अभी भी ना वो पैसे को ही देख रहे हैं। मतलब सक्सेस का क्राइटेरिया पैसा ही है। पता नहीं है सब, मैं घर में ही नहीं समझा पा रही हूँ इस चीज को, और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं बोलने के लिए बोल रही होती है, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा देखा ही नहीं है। मतलब सक्सेस मतलब पैसा, एक्चुअली सक्सेस मतलब जी भैया एक्चुअली क्या है कि इसमें दो चीजें हैं, समाधान और समृद्धि। तो जब तक समाधान नहीं है तब तक आप ऑर्गेनिक उगा लो, आप अपनी आवश्यकताओं को कम कर लो, 2 कपड़े में जी लो, 2 रोटी खा के रख लो। जब तक समाधान की स्थिति में नहीं आएंगे, हमारे पास समाधान के स्टेटस में हम नहीं होंगे, जिसको बोला कि सुखी होना, तो सुखी होना पहले आता है, तब तक हमारी समृद्धि की स्थिति होगी नहीं। तो अभी आप जैसे सुप्रिया बहन इतना मेहनत कर रही हैं, लेकिन परिवार में ही कितना कन्विंस करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि पहले समाधान पे भी, तो अगर हम दोनों काम कर रहे हैं तो साथ साथ समाधान वाला काम भी करते रहना होगा। अभी क्या होता है, समृद्धि वाले काम में इतना श्रम लग जाता है कि हम समाधान वाला काम छूट जाता है। तो समाधान वाले काम को भी एक प्रायोरिटी में लाना होगा और अपने संबंधियों के साथ ही शुरुआत करनी होगी, ऐसा मुझे लगता है। जी मंजीत भाई कुछ हाथ उठा रहे हैं।
जी बढ़िया भैया। तो अपने श्रोतागण और दर्शकगण में से एक क्वेश्चन है, परंतु पैसे के बिना इस समाज में अपनी आवश्यकता कैसे पूरी करें? कैसे धरती भी साफ रहे और संबंध भी मधुर रहे? इसको कैसे हम कनेक्टिविटी में देखते हैं? जी भैया। मुझे लगता है इसका उत्तर सुप्रिया जी से लेने की कोशिश करते हैं। सुप्रिया जी, ये बताइए कि आपके पैसे की कोई कमी नहीं थी, आपके पास जो है ना बहुत बढ़िया नौकरी चल रही थी, आप सरकारी विद्यालय में इतनी अच्छी अध्यापिका हैं, और मैं अब दुनिया में एक चीज देख पा रहा हूं कि इस पूरे गांव के गांव खाली हो रहे हैं, कोई किसान नहीं बनना चाह रहा है, और वो भाग रहे हैं कि भाई हम कहीं कोई नौकरी मिल जाए, कोई व्यवसाय मिल जाए। और आपको हमने एक रिवर्स ट्रेंड की ओर जाते हुए देखा कि नौकरी चल रही है फिर भी संतुष्टि नहीं, और संतुष्टि मिल रही है तो किसान की जॉब में मिल रही है। तो किसान के पेशे में क्या पैसा नहीं है, या किसान के पेशे में क्या संतुष्टि, मतलब नौकरी के पेशे में क्या संतुष्टि नहीं है? ये दो प्रश्न है। मुझे लगता है मंजीत भाई आप स्वयं इस बात का बहुत अच्छा जवाब देंगे। तो दो प्रश्न बन गए यहाँ पर कि क्या नौकरी होते हुए भी संतुष्टि की संभावना है कि नहीं है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या किसान के पेशे में पैसा नहीं है? तो ये दो बातें हैं जिसकी वजह से हम पूरी की पूरी कंफ्यूज हो जाते हैं। सुप्रिया जी और मंजीत जी, सर इस और बात बाकी का हम सब इसमें भाग लेंगे मुझे जी लगता है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे इसका उत्तर तो। नहीं, मैं तो आज एक्सपर्ट रूप में यहाँ नहीं हूँ। सर हम सब मैं सहभागी केवल हैं, एक और मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। जी हम ना जी, चौपाल में बातचीत करने हैं ऐसा है, और जो बिल्कुल हमारा बिल्कुल बिल्कुल जो हमारी बिल्कुल। समझ है उसके अनुसार हम मैं अपनी अपना भी बातें रखें। स्पष्टीकरण रखूंगा। बिल्कुल। सुप्रिया जी से शुरू करते हैं क्योंकि आज की डेट में तो वो हमारी प्रेरणा स्रोत है। जी सुप्रिया। जी, एक तो नौकरी जो मैं कर रही थी उसमें भी मुझे बहुत मजा आता था करने में। वो ये फार्मिंग वाला काम तो मैंने जरूरत की वजह से शुरू किया कि मुझे अच्छी चीजें चाहिए थी अपने बच्चों के लिए। बट जब मैं इसमें घुसी तो काफी लोग जुड़ गए, और मतलब किचन में मतलब मुझे ये तो ऐसा था ना जैसे एक कीड़ा हो जाता है ना किसी को कि नहीं ये तो करना ही है, मतलब 100% चीज मेरे घर में मेरे फार्म पे, ये जो मेरे जानकार जो हैं जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो वो जो उन उन जगहों से मुझे मिलेगी मैं बस वही अपने किचन में लेके आऊंगी, नहीं तो नहीं लाऊंगी, हम कम वैरायटी यूज कर लेंगे। तो उस तरीके से ये काम शुरू हुआ था, पैसे के लिए मैंने नहीं किया था। तो लेकिन अभी आज की डेट में ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा नहीं है, बट वही है ना कि इंसान में वो समझ भी होनी चाहिए कि पैसा मतलब कितना पैसा आपको चाहिए, क्योंकि उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। तो पहले तो अपनी जरूरत के बारे में तो पता हो कि एक्चुअल में मेरी जरूरत कितनी है, मुझे मेरा कितने पैसे से गुजारा हो जाएगा। पहले तो ये प्रश्न अपने आप से ही है कि आपको कितना चाहिए। और अगर आपको अपनी जरूरतों के बारे में पता होगा ना तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस, या तो हम डेली अपनी शरीर के संरक्षण पोषण के लिए पैसा चाहते हैं, या फिर इनसिक्योरिटी होती है एक हमें, क्योंकि संबंध नहीं बनेंगे तो इनसिक्योरिटी है, इसीलिए भी पैसा चाहिए वो जमा करने के लिए। ये दो तीन चीजें मतलब मुझे अभी मेरी समझ के लेवल पे इतना लगता है। तो अगर एक तो वो समझ आ जाए कि मुझे कितना पैसा चाहिए तो शायद हम इस प्रोफेशन में भी उतना कमा ही सकते हैं कि काम चल जाएगा। अभी जैसे घर में क्या है, सबको ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है इस काम में, तो कहीं ये नौकरी ना छोड़ दे आने वाले टाइम में। और ऐसा है भी, मैं घर में तो खैर इतना नहीं इस बारे में शेयर करती, नहीं तो टेंशन हो जाएगी इस स्टेज पर। बट मैं बहुत ज्यादा लंबे समय तक नौकरी करना नहीं चाहती। चाहे पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ाना सिखाना ये मतलब बच्चों के साथ मुझे बहुत मजा आता है, बट मैं वो जॉब छोड़ने के बाद में अपने इस काम के साथ वो काम वैसे भी कर सकती हूँ। तो मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है उस चीज के लिए। और मैं फुल टाइम भी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस चीज को एंजॉय करना चाहती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ, अभी खुशी मिल रही है, लोगों को बहुत अच्छी चीजें मिल रही हैं उनके मोटिवेशन से, उन संबंधों से। लेकिन एक जो अपना जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, वो मतलब देखिए बहुत ज्यादा काम है, अभी घर भी देखना पड़ रहा है, नौकरी का भी कुछ मिनिमम तो आपको जितनी आप सैलरी ले रहे हो जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो भी करना ही पड़ता है। और ये खेती वाला काम ये वाला ये मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं उसको और अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं नौकरी तो मैं छोड़ूंगी। बट घर में मेरे ऊपर ये कंडीशन है कि जब तक जितनी सैलरी मिल रही है ना उतना जब तक नहीं कमा लोगे ना इससे, और एश्योर नहीं हो जाओगे कि हाँ ये इनकम आती रहेगी, तब तक नौकरी तो नहीं छोड़नी है। तो बट देखते हैं, वो भी आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन पैसा इस प्रोफेशन से कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए किसान को बहुत समझदार होना पड़ेगा। सिर्फ वो प्रोडक्शन से पैसा नहीं कमा सकता, उसको प्रोसेसिंग पर भी आना पड़ेगा, मार्केटिंग स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी, बोलना भी आना चाहिए उसको। अगर वो मंडी में ही अपना सामान जाकर के बेचेगा तो बड़ा मुश्किल काम है। और मुझे लगता है आज के टाइम में जो फार्मर्स जिनके बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, वो अगर अपने पेरेंट्स के साथ मिलके ये काम करें ना तो शायद वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बट वही है कि मैंने कल भी, जैसे कल दूरदर्शन से आए थे हमारे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए,
मैंने उनके साथ भी यही शेयर किया कि जो करोड़ों कमाने के लिए इसमें आना चाह रहा है वो बिल्कुल ना आए। करोड़ों करोड़ों कमाने वाला काम ये नहीं है। हाँ, आपका घर का गुजारा अच्छे से चल सकता है, अगर वो सोच करके आप आ रहे हो तो आप जरूर आओ, लेकिन उसमें भी मेहनत बहुत ज्यादा है। इसके मुकाबले बहुत कम मेहनत करके आप दूसरी चीजों से पैसा कमा सकते हो। और इसीलिए बहुत ज्यादा ना फार्मर को उसका शेयर भी नहीं मिला है समाज में। वो जितनी मेहनत वो कर रहे, मैं अब ये काम कर रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है, मतलब सब्जियों पे फलों पे हम खरीदते हुए इतना सोचते हैं कि कितने की है कितने की नहीं है, और ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, गाड़ियां, मोबाइल, और ये कितने की नहीं है, और ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, गाड़ियां, मोबाइल और घरों की सजावट में जो हम पैसा लगा देते हैं, मतलब उस टाइम हम नहीं देखते जबकि उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं है। आप कुछ टाइम बाद उन चीजों से बोर भी हो जाते हो, परेशान भी होते हो उन्हीं को मेंटेन करने में, और खाने पे हम खर्च नहीं करना चाहते। तो ये तो है, जो किसान का हक था वो उसे दिया नहीं गया है आज तक, और ये परेशानियां शायद इसी वजह से हो रही हैं। तो आने वाले टाइम में इनको हम सभी का ये कर्तव्य भी बनता है, हमारा भी और सरकारों का भी, कि वो उनको जो उनका शेयर है वो दे, इसके लिए लोगों में अवेयरनेस आए। बट हाँ, फिर भी कितना भी हो जाएगा, करोड़ों इस चीज से आप नहीं कमा सकते, बहुत मेहनत का काम है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली करोगे, अपने यंगर जनरेशन के साथ मिलके किसान अगर इसको करे, तो डेफिनेटली उनका घर बहुत अच्छे से चल जाएगा। और काम वही करना चाहिए जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसमें आप खुश हो। शायद हर किसी के बस का भी नहीं है ये काम, मुझे तो जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो अगर एकदम से आके स्विच ओवर करेंगे अपनी नौकरियां छोड़ के, तो उन्हें बहुत सोचना चाहिए इससे पहले, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है। बल्कि कितने किसान लड़कों के मेरे पास। जी, बोलूं मैं आगे? हाँ जी, बहुत से यंग फार्मर्स का, मतलब यंग फार्मर तो नहीं, मतलब बॉयज हैं, जैसे उनकी अपनी जमीनें हैं, माँ बाप करते हैं खेती, वो इसमें जैविक खेती करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें घर वाले जमीन नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि नहीं तो नुकसान कर देगा, और वो इतने डिटर्मिन्ड है कि उन्हें करना ही है, तो वो औरों की जमीन लीज पर लेके कर रहे हैं, लेकिन घर से उन्हें जमीन नहीं मिल रही। ये भी जो हम थोड़ा बहुत अपने गुजारे के लिए कमा रहे हैं, तो वो भी खराब करोगे। तो माँ बाप को भरोसा करना पड़ेगा अपने बच्चों पे, बहुत भरोसा, मतलब सबसे क्लोज एक बच्चे के उनके पेरेंट्स ही हैं। जब तक वो उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, और कितना नुकसान हो जाएगा। मतलब मुझे तो ये लगता है कि जो अगर ठीक ठाक परिवार से है, थोड़ा बहुत रिस्क, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनके लिए ये बात बोल रही हूँ, अगर वो करना चाहते हैं तो स्मॉल स्केल पर उन्हें जरूर शुरू करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग इसको इससे जुड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, वो और जल्दी से इस चीज को कैच कर सकते हैं। जी। जी, तो इसमें जो आपने पिछला प्रश्न जो यूट्यूब से लिया था कि पैसे के बिना काम नहीं चलेगा, उसको भी मैं थोड़ा सा लेता हूँ। ये बिल्कुल ही सही बात है। अभी चूंकि खासकर शहरों की जिंदगी पूरी तरह से पैसे पर आधारित है, क्योंकि शहरों में हर व्यक्ति के पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो बोला करता हूँ सबसे कि शहर का आदमी सबसे दरिद्र है, क्योंकि उसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। न गेहूं है, न चावल है, न सब्जी है, न फल है, न दूध है, न दही है, कुछ भी नहीं है। न लकड़ी है, न कोयला है, न गैस है, कुछ भी नहीं है। मतलब सब चीजों को पैसे के से ही लेना है, तो पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल ही सही है कि जो शहर में बैठा हुआ है उससे अगर आप कहेंगे कि पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो उसको तो लगेगा ही पैसा ही सब कुछ है। तो कुल मिलाकर के पैसा ही सब कुछ है। ये आप ऐसे जांच सकते हैं, बच्चों से बातचीत कर सकते हैं कि मान लीजिए धरती पे सारे किसान अगले 5 साल तक गेहूं ना लगाएं। ये आपस में तय कर लिया कि हम 5 साल तक गेहूं नहीं उगाएंगे, तो जितने धरती पे गेहूं होंगे शायद 5 साल में खत्म हो जाएंगे, उससे ज्यादा तो शायद ही चल पाएगा। अब उसके बाद आप किसी बच्चे को बोलिए ये ले 100 रुपए और जा 1 किलो गेहूं ले आ, वो आकर के बोलेगा गेहूं नहीं मिला। आप बोलेंगे ले 500 रुपए 1 किलो गेहूं ले आ, आके बोलेगा गेहूं नहीं मिला। कोई आदमी को आप पैसा देंगे, बोलेंगे ये लो 1 लाख रुपए जा 1 किलो गेहूं लाओ,
अब वो ला के नहीं देगा, बोलेगा है ही नहीं है। आप बोलेगा अरे 1 लाख रुपया दिया क्यों नहीं ला रहे हो, अच्छा लो 1 करोड़ रुपए लो, 1 किलो गेहूं लाओ। तब पता चलेगा कि पैसा बड़ी चीज नहीं है, वस्तु बड़ी चीज है। आपको 1 लाख 1 करोड़ के बाद भी गेहूं 1 किलो नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वस्तु उपलब्ध नहीं है। अगर ये पानी खराब हो गया, पानी खराब हो ही रहा है, और पानी का जिस तरह से जो वाटर लेवल, ग्राउंड लेवल वाटर है, नीचे जा रहा है, मतलब आप सब देख लीजिए ना। तो वस्तु महत्वपूर्ण है। ये बात हम आने वाली पीढ़ी को बताते जाएंगे तो वस्तु भी बची रहेगी, पैसा भी कमा लेंगे। देखिए पैसा जो है वो अभी पैसा केवल विनिमय का साधन है, उससे हमको वस्तु चाहिए, ये मानसिकता में आना है। मुद्दा ये नहीं है कि पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, मुद्दा ये है कि पैसा क्या चीज है वो स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, और वस्तु क्या चीज है वो स्पष्ट होना जरूरी है। और पैसे से वस्तु नहीं मिलती है, वस्तु के उपलब्ध रहने पे वस्तु मिलती है। आज लोगों को जब लग गया कि भोजन में बहुत मिलावट है, तो सुप्रिया जी कह रही थी, लोग बोलते लो 100 रुपए ले लो, आधा किलो गोभी दो, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सामान बढ़िया चाहते हैं। तो ये वाली बात है। दूसरा आपने कहा कि समृद्धि क्या चीज है, तो 3 शब्द हैं, अमीरी, गरीबी और समृद्धि। इन तीनों को अगर हम समझ लेते हैं तो समृद्धि समझ में आती है। वस्तु का अभाव होना और अभाव की मानसिकता होना। जैसे मेरे पास फोन नहीं है और मेरे मानसिकता में भी है कि फोन नहीं है, मतलब हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मानसिकता में है कि मेरे पास फोन नहीं है। तो मेरे पास फोन का ना होना और मेरी मानसिकता में भी फोन का ना होना कि मेरे पास फोन नहीं है, इसको बोलते हैं गरीबी। दूसरी स्थिति आती है, मेरे पास फोन है, 1 नहीं 2 है, 3 है, अलग अलग ब्रांड के हैं, फिर भी मेरी मानसिकता में है कि नहीं मेरे पास अभी लेटेस्ट वाला तो नहीं है, अभी मेरा वाला तो नहीं है, तो या मेरे पास बहुत सारा नहीं है। तो कई सारे फोन होते हुए भी मेरे मानसिकता में होना कि मेरे में अभाव है, मेरे में पास फोन नहीं है, इसको बोलते हैं अमीरी। अभी हम लोग अमीर इसी प्रकार के हैं, सामान होते हुए भी मानसिकता में है कि नहीं है और ज्यादा नहीं है, और कई शहरों में मकान नहीं है, एक ही शहर में मकान है 2 BHK है, 4 BHK नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये सारा जो है मानसिकता में, इसको बोलते हैं अमीरी। चाहते हम क्या है कि मेरी जरूरत का भी सामान हमारे पास हो और मेरी मानसिकता में भी उसकी निश्चितता हो, उसमें निश्चिंतता हो कि हाँ मेरे जरूरत का सामान है, पूरा है और थोड़ा ज्यादा भी है, और मेरी मानसिकता में इस बात की निश्चितता भी है। इस स्थिति को बोलते हैं समृद्धि। तो इसीलिए बोल रहा था समृद्धि मानसिक स्थिति है, वस्तु भी चाहिए लेकिन मानसिकता महत्वपूर्ण है। जी भैया, सुमन दीदी कुछ हाथ खड़ा कर रही थी। जी भैया, मैं एक एग्जांपल रखना चाहूंगी। एक बार मैं मसूरी से आ रही थी और बीच में कुछ खेत पड़े, तो खेत में हम रुक गए, पानी वानी पिया, और तो मटर देखिए, मटर बड़ी अच्छी थी वहां पर। तो हमने पूछा कि भाई मटर दोगे, तो कहता हाँ हाँ ले लो। तो वो देने लगे, तो हमने कहा नहीं नहीं हमें ज्यादा चाहिए, तो मतलब पैसे से ले लो। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जितना उन्होंने वैसे दिया था ना जो हमें पहले, उतना ही उन्होंने बाद में भी दिया। तो मतलब वहां पे मुझे लगा कि देखिए समृद्धि का भाव कितना है, कि जितना वो पैसे में दे रहे थे उससे लगभग उसी के बराबर उन्होंने हमें वैसे दे दिया, प्यार से। फिर थोड़ी देर जब बातें चली तो फिर वहां चाय वाय भी उन्होंने बनाई, हमें चाय भी पिलाई, और जाते जाते एक अच्छा सा सीताफल हमें दे दिया कि इसको ले जाइए, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। तो ये लगता है कि जो किसान है वो मतलब कितना समृद्धि का भाव उसको महसूस हो रहा है कि वो हमको भी दे रहा है। अभी एक जी भैया, हाँ जी भैया कुछ बोल रहा है? नहीं नहीं, मैं कह रहा था सुमेर भाई भी हमारे हाँ, मैं सुमेर भाई से एक प्रश्न पूछने जा रही हूँ भैया, कि रमेश मोरवाल जी का प्रश्न है कि भारतीय कृषि व्यवस्था जो है दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ जा रही है, ऐसा क्यों? सुमेर भाई आप थोड़ी बात रखेंगे इसमें? भैया म्यूट हैं आप। जी, मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? जी भैया बोलिए। जी जी, मुझे लगता है कि बच्चा जन्म से वो सारा सॉफ्टवेयर लेकर नहीं आता, वो बाद में ही इंस्टॉल होता है परिवार से, और परिवार के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था से। शिक्षा व्यवस्था में मुझे तो यही दिखता है, आदमी या तो नौकरी के लिए तैयार होता है या व्यापार के लिए, जॉब या बिजनेस, तीसरा रास्ता तो अभी देखने में तो नहीं है। तो ऐसे यदि हम देखें तो ये जो मानसिकता है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम बात कर रहे थे, लाभ कमा पाए,
कम देख करके ज्यादा ले पाए। अब भी बातचीत में चलता है, बच्चों से भी बात करते हैं, क्या बनोगे, बड़े होकर क्या करोगे, तो ज्यादातर का यही रहता है कि कोई बड़ा पद हो, अच्छी सैलरी हो और काम करना थोड़ा कम पड़े। एसी में बैठ के दूसरों पे हुक्म चलाना, ये वाली नौकरी सबको पसंद है, मिल नहीं पाती वो अलग बात है। मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता निर्माण हो रही है, इसमें हमारी समाज की मान्यताएं और परिवार की भी अपनी एक समझ और हमारी शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य, चाहे हम एनसीएफ हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, अपेक्षाएं तो उसमें हम बहुत अच्छी करते हैं, सुख समृद्धि की ही करते हैं, लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको आंख खोल के देखेंगे तो साफ साफ दिखता है कि बच्चा जॉब या बिजनेस के लिए ही तैयार हो रहा है। तो कैसे ये स्पष्टता हो जाए कि एक आदमी अपने को ये समझ पाए कि मन और तन इन दोनों का संयुक्त रूप है एक इंसान। मन खुश प्रसन्न रहना चाहता है और तन स्वस्थ रहना चाहता है या रहना आवश्यक है। अब प्रसन्नता है मन की, वो तो समझ से ही तय होगी, और जो तन की आवश्यकताएं हम समृद्धि की बात कर रहे हैं वो शरीर को ही लगा करके उत्पादन में ही लगाएंगे। अभी स्वेदन की हम बात कर रहे थे कि शरीर तो परिश्रम करने से ही स्वस्थ रहता है और शरीर को लगाने से शरीर की जरूरत पूरा होती है। प्रकृति में इतनी व्यवस्था है कि आप बीज लगा के थोड़ा ध्यान रख लो, पौधे को मेहनत करके खींचना नहीं पड़ता, अपने आप बढ़ेगा। एक बीज से 1000 बीज पैदा होंगे। आखिर शरीर को बनाए रखने के लिए तो जरूरत तो उसी वस्तुओं की ही है। तो यदि उन पर ध्यान जाएगा तो पता चलेगा। कुछ ध्यान तो भी लॉकडाउन में चला ही गया है। बिल्कुल भैया। एक्चुअल में जरूरत क्या है। तो मुझे लगता है हमारी बातचीत में ये मुद्दे आए, शिक्षा में ये मुद्दे आए कि आदमी एक्चुअल में है क्या, उसका उद्देश्य क्या है। सदियों से सुख समृद्धि की कामना की है। इसका मतलब एक आदमी का जिंदगी का लक्ष्य सुख ही है कि वो समझ के साथ होगा तो सुखी होगा, और वो श्रम पूर्वक उत्पादन करेगा शरीर से तो स्वस्थ भी रहेगा और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। तो इसका यदि प्राकृतिक स्वरूप देखते हैं तो वो उत्पादन की ओर ही जाता है कि कैसे एक परिवार मिलकर के अपना एक उत्पादन का कार्यक्रम बनाए, तो वहां से ये जो आदमी का लक्ष्य है सुख समृद्धि का वो पूरा होता दिखेगा। जब तक ये स्पष्टता नहीं होगी तब तक जैसा चल रहा है चल ही रहा है, उसके परिणाम हम देख ही रहे हैं। मुझे लगता है ये शिक्षा व्यवस्था में अच्छे से आने की जरूरत है, जो कि हैप्पीनेस कैरिकुलम में भी एक प्रयास किया। वहां हमने देखा कि कैसे हर बच्चा अपनी आवश्यकताओं को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने, अपने लक्ष्य को पहचाने, तो लगता है वहां से एक रास्ता निकल सकता है। जी सुमन जी। सुमेर भाई, लक्ष्य को पहचाने आपने जो बोला है, ये इसको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा हमको। इसीलिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि लक्ष्य तो केवल एक ही पैसा कमाना, और ये उसके पीछे का एक ही केवल उद्देश्य नजर आता है कि पैसे से ही शायद समृद्धि आने वाली है। होता क्या है कि एमए पीएचडी करने के बाद भी होता वो व्यक्ति कोई भी ऐसी जॉब, जैसे अभी श्रवण भाई कह रहे थे कि ऐसी जॉब चाहता है जिस जॉब में श्रम नहीं हो, केवल और केवल बैठकर अफसरी कर पाए, और श्रम से समृद्धि का मार्ग उनके सामने है नहीं। और ये बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है। नहीं तो बहुत सारी श्रम वाली जॉब तो सब खाली पड़ी हैं, उन पर कोई समस्या नहीं है। पर हर व्यक्ति अगर ऐसे जॉब की तरफ भाग रहा है जिस जॉब के अंदर श्रम रहित जो है वो आराम और उस तरह की व्यवस्था हो जिसमें वो स्वयं में विश्वास से कहीं अपूर्ण रह जाएगा, उन स्थितियों में तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी व्यवस्था का हम निर्माण कर पाएंगे। हम बहुत सारे देशों को देख रहे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन अनाज नहीं है, आज अनाज उगाने की स्थिति नहीं है। तो उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमको देखना पड़ेगा। और हम एक चीज और नोटिस कर पा रहे हैं, अपनी पिछली जो इतिहास को देखें तो गांवों में कोई भी बेरोजगार नहीं होता था। ये जितनी भी बेरोजगारी है ये शहरी एरिया में ही है, जहां पर, और गांवों के अंदर सभी समृद्धि की स्थिति में थे। आज एक छोटी नौकरी वाला बड़ी नौकरी को पाना चाहता है, यानी अशांत और असंतुष्टि की स्थिति निरंतर बनी हुई है।
तो नौकरी को लेकर के ये प्रॉब्लम तब उठी जब ये नौकरी में भी समृद्धि का भाव नहीं आया। अगर नौकरी के अंदर आप समृद्धि का भाव रख करके आगे बढ़ते हैं कि जो मेरे पास है जितना है उसके लिए उसको मैं पर्याप्त समझ रहा हूं, तो स्थिति कुछ और बनती है। पर वो समझ कहां से आएगी? उस समझ के साथ क्या हम जी पा रहे हैं? मंजीत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे भीतर, या श्रवण भाई हमारे साथ हैं जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, तो क्या हमारे भीतर ये मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं हमारे पास ऊपर उठने का भाव नहीं हो, परंतु ये जो अभाव का अभाव है कि जो मेरे पास है मैं उससे बहुत असंतुष्ट हूं, उससे वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इस भावना के साथ आदमी किसी भी जॉब में रहे, किसी भी कार्य में रहे, संतुष्ट हो ही नहीं सकता। तो ये सोचना कि शायद बड़ी जॉब मिल जाएगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मुझे नहीं लगता ये सही है। श्रवण भाई। जी श्रवण भैया, अपने पास जैसे देख पा रहे हैं कि 2 से 3 मिनट का समय है, तो मैं चाहूंगा कि श्रवण भैया इस चीज को रखें। और मेरे को लगता है कि मुद्दे में मजा आ रहा है और सारी चीजें ऐसी हैं जो कि खुल के आ रही हैं। तो अभी हो सकता है कि हम दीदी इस एपिसोड को अगली बार फिर कंटिन्यू करेंगे और बाकी श्रवण भैया इस बात को समाप्त करेंगे आज। जी भैया। जी भैया बिल्कुल। तो अभी जो प्रश्न आया था उसका जो उसी के उत्तर पे मैं टिका हूँ, जो सुमेर भाई बोल रहे थे कि सुमेर भाई ने जो बोला और उसमें प्रश्न आया था कि खेती जो है कि नीचे क्यों जा रही है। तो मैं ग्रामीण एरिया में रहा तो नहीं हूँ, लेकिन गोरखपुर में रहता था, तो गांव यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो आता जाता रहता था। तो हमें भी बचपन में क्या बताया जाता था, पढ़ लिख लो नहीं तो घास छिलना पड़ेगा, पढ़ लिख लो नहीं तो गोबर उठाना पड़ेगा। अब ये क्या है? ये छोटी चीज घटना नहीं है, ये इतनी बड़ी घटना है कि खेती के प्रति, गोपालन के प्रति कितना खराब मानसिकता पैदा किया गया और योजना पूर्वक किया गया, जिसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य था कि लोग खेती छोड़ दें। अभी गुजरात में मैं एक शिविर ले रहा था, वहां पर लोगों ने यही कहा कि लोग खेती से भाग रहे हैं तो आने वाले समय में लोगों की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो जब हम कह रहे हैं कि लोगों की आवश्यकताएं जो है वो निश्चित हैं और साधन पर्याप्त हैं, साधन पर्याप्त नहीं होंगे क्योंकि लोग खेती से भाग रहे हैं। हमने कहा भैया एकदम परेशान मत होइए, खेती तो होगी। बोले भैया आप जानते नहीं हो, नहीं होगी, लोग भाग रहे हैं। हमने कहा लोग भाग रहे हैं, लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि लोगों को भगाया जा रहा है। जैसे ही लोग भाग जाएंगे वैसे ही ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े बड़े चीजों को बेच रही हैं, यही लोग बड़ी बड़ी आकर के खेतियां करेंगी और हर किसान अपने खेत में मजदूर होगा। ये वाला सारा मामला चल रहा है और हम सबको अब ये देखने को भी मिल रहा है, शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो मानसिकता है यहाँ बैठाई गई बचपन से, पढ़ लिख लो नहीं तो खेती करोगे, पढ़ लिख लो नहीं तो घास छिलोगे, पढ़ लिख लो नहीं तो झाड़ू पोछा करोगे। लड़कियों को ये कहा जाता था, अरे पढ़ लिख लो नहीं तो झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। ये सारा जो श्रम से जुड़ा हुआ घरेलू काम है, इसको कितना गंदा बताया गया योजना पूर्वक। ये इस चीज की, ये मानसिकता जो पैदा की गई, ये इसके पीछे का कारण है। अब हमको शिक्षा विधि से ये बातों को लाना होगा कि हम पंखे के बिना रह सकते हैं। अभी लाइट इस समय चली गई है, हमारे यहाँ पंखा नहीं चल रहा, हम बात कर पा रहे हैं, ठीक है। पंखा मतलब अभी दिन भर भी चली जाए, 2 दिन भी चली जाए तो हम रह लेंगे, लेकिन खाने के बिना, दूध के बिना, तो जो चीजें गोबर उठाने से, घास छिलने से आना, उसके बिना हम नहीं रह सकते। तो जो हमारी अनिवार्य जरूरतें हैं उसके उत्पादन को लेकर के इतना खराब मानसिकता पैदा की गई शुरू से। हमें लगता सब जगह ये किया गया होगा, मेरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ये बात नहीं है, लगभग सभी जगह यही किया गया होगा, जिसके कारण लोग खेती से और पारंपरिक जो अपने रोजगार थे उससे कट गए। तो इसको हमको कैसे, इसके प्रति सम्मान लाना होगा, शिक्षा विधि में लाना होगा। नई शिक्षा नीति में मैं पढ़ रहा था, उसमें इस बात को लाया तो गया है सिद्धांत रूप में, अगर ये क्रियान्वयन हुआ तो इन सब चीजों के लिए जो एक सकारात्मक माहौल पैदा होगा, तो आने वाले 10-20 साल में हमको हो सकता है दिखने लगे कि लोग श्रम का सम्मान करने लगे। अभी तो श्रम का सम्मान नहीं है, इसीलिए समृद्धि के भाव में लोग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण भाई, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम है, उसका भी उद्देश्य केवल और केवल माइंडसेट निर्माण का है कि हम एंटरप्रेन्योर बने, एक ऐसे व्यवसाय की तरफ बढ़े, श्रम के साथ समृद्धि को लेकर के आए। और ये हमारे जो शिक्षा के अंदर अगर ये कार्यक्रम में नहीं आता है और एक शिक्षक अगर इस दायित्व को नहीं निभाता, तो हम कहीं और से इस अपेक्षा को रख भी नहीं पाते हैं। सुमन जी। सभी को धन्यवाद। और अभी तो ये चर्चा जो चली है आज उत्पादन तक ही चली है। अभी तो मैं देख रही थी बहुत सारे प्रश्न व्यवसाय को लेके, नौकरी को लेके भी हैं, जिसमें लोगों ने अपना दुख भी व्यक्त किया, तो उसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे। धन्यवाद। नमस्ते।
सभी को नमस्ते। दर्शकों का भी धन्यवाद। दर्शक जो हमें लगातार इतने सारे प्रश्न भेज रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रविवार को मिलते हैं 11 बजे। धन्यवाद। धन्यवाद।